हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और मेरी पढ़ाई हुई लेसन अच्छी लग रही है ना, ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो आज हमारा सीडीपी का 17वां चैप्टर है, जिसमें हम क्लार्क एल हल या सी एल हल के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को सॉल्व भी करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने सीडीपी के 16 लेसन को यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। यदि वो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या यूट्यूब पर मनपसंद स्टडी क्लासेस सर्च करके मेरे चैनल पर जाकर आप वो सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सी एल हल, क्लार्क एल हल, ये एक अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का जन्म और मृत्यु देख लीजिए। जन्म 1884 में और मृत्यु 1952 में हुआ था। ये जो इनका जो सिद्धांत था, सबलीकरण का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, ये आधारित है, किस पर आधारित है? तो देख लीजिए, थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। और इनका सिद्धांत 1915 में आया था। और सिद्धांत क्या क्या नाम था? तो ऊपर तरफ जितना भी सिद्धांत लिखा हुआ है वो इनका सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम बहुत लंबा चौड़ा है, 10 सिद्धांत है, वो सभी मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मैं सिद्धांत को बताता हूँ। पहला है पुनर्बलन का सिद्धांत, दूसरा है सबलीकरण का सिद्धांत, तीसरा है यथार्थ अधिगम सिद्धांत, चौथा है सतत या क्रमबद्ध अधिगम सिद्धांत, पांचवा है न्यूनतम चालक न्यूनता का सिद्धांत, छठा है गणितीय सिद्धांत, सातवां है सहचारी सिद्धांत, आठवां है परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, नौवां है जैविक आवश्यकता का सिद्धांत और 10वां है अंतर्नोद का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत एक ही है, केवल नाम इसका अलग अलग है। 5वां नंबर पे देखिएगा, चालक न्यूनता का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है हल द्वारा दिया गया, लेकिन इनको कहने वाले थे, नाम देने वाले मनोवैज्ञानिक स्किनर थे। स्किनर ने मतलब इनका सिद्धांत जो है पुनर्बलन का सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत का नाम दिया है। इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद इधर देखिए, हम लोग उनका पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। उनका पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, पहला, जो कि 1915 में दिया था। और इसी पुस्तक के आधार पर उन्होंने प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, सबलीकरण का सिद्धांत दिया दूसरा। और ये पुस्तक उन्होंने 1951 में लिखा था। और दूसरा पुस्तक देखिए, एसेंशियल ऑफ बिहेवियर, ये 1951 में लिखा था। 2 पुस्तक इन्होंने लिखा है, दोनों को याद रखें। इनका प्रयोग भी हम लोग देख लीजिए, चूहे पर प्रयोग किए थे। उन्होंने बल दिया था एक शब्द आवश्यकता पर, इसको हम लोग याद रखेंगे। आवश्यकता पर बल देने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो हम सी एल हल थे या क्लार्क एल हल थे, या हल केवल आता है तो हल नाम था। और उन्होंने आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यकता की कमी शब्द का प्रयोग किया है, कि आवश्यकता का पूर्ति है उसको आवश्यकता का कमी नाम दिया है। क्यों नाम दिया गया है उसको बाद में हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखिए, उन्होंने पुनर्बलन के प्रकारों, 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं, वो भी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पुनर्बलन दिए हैं। तो पुनर्बलन उन्होंने 2 प्रकार के दिए थे, पहला था प्राथमिक पुनर्बलन और दूसरा है द्वितीयक पुनर्बलन। तो प्राथमिक पुनर्बलन के अंतर्गत जैसे जैविक आवश्यकता, यानी जीवों की जो आवश्यकता होती है, भोजन, पानी, ये सब प्राथमिक पुनर्बलन। और द्वितीयक पुनर्बलन मतलब कि दूसरा जो पुनर्बलन है वो धन, पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा, ये सब द्वितीयक पुनर्बलन है। उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं, इधर लिखा हुआ है पुनर्बलन देने के आधार पे, मतलब पुनर्बलन हम किसी को कितने प्रकार से दे सकते हैं या कितने प्रकार से हमें पुनर्बलन मिल सकता है। तो वो है 2 प्रकार का पुनर्बलन देने के आधार पे। पुनर्बलन को 2 प्रकार में बांटा गया, सतत पुनर्बलन या दूसरा है असतत या आंशिक पुनर्बलन। एक सतत है, दूसरा असतत पुनर्बलन। ये पुनर्बलन देने के आधार पे बांटा गया है। अब असतत को भी 2 भागों में बांटा गया है। असतत को 2 भागों में क्या था? अंतराल पुनर्बलन और दूसरा है अनुपात पुनर्बलन। तो इतना आप लोग याद रखिए। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं।
आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लोग याद रखेंगे। पढ़ देते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर ने किया था, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है। दोस्तों, पुनर्बलन शब्द का प्रयोग हम लोग स्किनर का सिद्धांत में देख चुके हैं कि पुनर्बलन शब्द को जो पहले प्रयोग किए थे वो स्किनर साहब थे, लेकिन पुनर्बलन का यदि सिद्धांत आता है तो वो हमारे क्लार्क एल हल या सी एल हल ने दिए थे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यदि शब्द का प्रयोग आए तो स्किनर होगा और पुनर्बलन का सिद्धांत आए तो वो हल हो जाएगा या सी एल हल होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत सभी अधिगम सिद्धांतों में श्रेष्ठ है। जो पुनर्बलन का सिद्धांत सी एल हल द्वारा दिया गया है वो स्किनर साहब ने इस सिद्धांत को सभी अधिगम सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ बताया है, इसको भी याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है, हल के अनुसार प्राणी किसी भी क्रिया को तभी सीखता है जब उसकी कोई आवश्यकता की पूर्ति हो। हल के अनुसार मतलब कि प्राणी या जीव या आदमी कोई भी क्रिया को तभी वह सीखता है, तभी वह जानता है, तभी वह करता है जब उससे उस सब की आवश्यकता हो, आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे हम लोग मान लेते हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग को एग्ज़ाम फेस करना है, पास करना है, कि आवश्यकता हम लोग का टीचर बनने का है, तब न जाके हम लोग उस क्रिया को सीख रहे हैं, उस काम को सीख रहे हैं कि कैसे किया जाता है, कैसे मतलब पास होना है, वह काम हम लोग करते हैं, सीखते हैं। तो यही सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया था और उन्होंने आवश्यकता पर बल दिया था। चौथा पॉइंट देखते हैं, जैसे ही प्राणी के शरीर में कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो एक चालक भी उत्पन्न होता है जो प्राणी को लक्ष्य की ओर ले जाता है। लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर चालक में न्यूनता आ जाती है, अतः इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। यह स्किनर ने चालक न्यूनता का नाम दिया था। इसके अनुसार कहा गया है कि प्राणी के शरीर में जब कोई आवश्यकता उत्पन्न होने लगती है तो एक चालक भी उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि घर मेरे पास अभी कोई चीज़ का आवश्यकता है, तो आवश्यकता होने पर केवल हम बैठे रहते हैं कि उस आवश्यकता को पूर्ति करने का भी प्रयास करते हैं। तो प्रयास जब करते हैं तब ना हम लक्ष्य की ओर जाते हैं, और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद क्या होता है कि वो चीज़ हमको पूर्ति हो गया तो वो धीरे धीरे अब कम होने लगता है, मेरा क्रिया अब कम होने लगती है। तो इससे ही स्किनर साहब द्वारा चालक न्यूनता का सिद्धांत मतलब नाम दिया गया है। तो दोस्तों, इतना आप लोग देख चुके। अब तो कोई उनका सिद्धांत और बड़ा नहीं था। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर, क्वेश्चन सेट देखते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहे पर किए थे। तो एक का राइट आंसर 2 नंबर। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबलीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सबलीकरण का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत जो भी है वो हमारे हल ने दिए थे। तो राइट आंसर 2 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हल के प्रबलन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, तीनों जो 1, 2, 3 है, तीनों उपनाम है प्रबलन सिद्धांत का या पुनर्बलन सिद्धांत का। तो 3 के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर, उपरोक्त सभी। अब आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि अब तक अधिगम के जितने भी सिद्धांत आए हैं उनमें से हल का प्रबलन सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है? तो ये स्किनर साहब द्वारा कहा गया, हम लोग अभी पढ़े हैं। तो 4 का 3 नंबर राइट आंसर। आगे चलते पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हल का प्रबलन का सिद्धांत कब दिया गया था? तो हल का प्रबलन का सिद्धांत 1915 में दिया गया था, और उसकी पुस्तक जो आए थे प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर 1915 में आई थी, और उसी पुस्तक के आधार पे उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे चलते छठा क्वेश्चन। हल ने प्रबलन का सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो किस पुस्तक में दिए थे? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर 1915 में। तो 6 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे चलते 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत हल द्वारा नहीं दिए गए हैं? तो हल द्वारा सिद्धांत कौन सा नहीं दिया गया है? तो सबलीकरण का सिद्धांत भी दिया गया था, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी दिया गया, सतत अधिगम का सिद्धांत भी दिया गया है, लेकिन जो अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत है ये नहीं दिया गया। अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन साहब द्वारा
दिया गया है, जो हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, 7 का 4 नंबर हो जाएगा। आगे चलते 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हल का पुनर्बलन का सिद्धांत किनके सिद्धांत पर आधारित है। तो हल का जो सिद्धांत था हम लोग पढ़े हैं, किनके सिद्धांत पे आधारित है, तो थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए 8 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह कथन किनका है। तो आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता वाला शब्द जहाँ भी आया है तो वो हमारा CL हल होगा राइट आंसर। तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा यह कथन किनका है, हल का है। तो 9 का राइट आंसर 1 नंबर होगा। अब आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हल के पुनर्बलन के सिद्धांत को स्किनर द्वारा कौन सा सिद्धांत का नाम दिया गया है। तो हम लोग 5वें नंबर पे जो बताए थे हल का जो सिद्धांत था उसको क्या नाम दिया गया था स्किनर साहब द्वारा, तो चालक न्यूनता का सिद्धांत नाम दिए थे। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अब आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हल ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। तो पुनर्बलन उन्होंने 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन सा, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन के अंतर्गत जैविक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकताएं आती थी, जैसे भोजन, पानी और यही सब है। और द्वितीय पुनर्बलन के अनुसार धन, पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर होगा, 2 प्रकार। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लार्क एल हल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो क्लार्क एल हल हमारे अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर 12 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते 13 नंबर क्वेश्चन। हल का पुनर्बलन का सिद्धांत किस चीज़ पर बल देता है। तो हल का पुनर्बलन का सिद्धांत जो है किस चीज़ पर बल देता है, वो आवश्यकता शब्द पर बहुत ज़्यादा बल दिए थे। तो 13 का राइट आंसर 2 नंबर होगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पुनर्बलन देने के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। तो पुनर्बलन देने के आधार पर भी ये 2 प्रकार का पढ़े थे। कौन कौन सा, सतत पुनर्बलन और असतत या आंशिक पुनर्बलन। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, 3 नंबर। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आवश्यकता की पूर्ति शब्द के लिए क्लार्क हल द्वारा कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया। हम लोग पढ़े थे कि आवश्यकता की पूर्ति शब्द के लिए उन्होंने एक शब्द आवश्यकता की कमी बताए थे, इसलिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जैविक आवश्यकता नहीं है, मतलब जीवों की आवश्यकता कौन सी नहीं पड़ती है। तो आप लोग देखिए, भूख, प्यास और संबंध जो है जैविक आवश्यकता, उसको किसी न किसी रूप में उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो वर्क होता है, काम होता है, वो जैविक आवश्यकता नहीं है। बिना जैविक काम किए भी वो इस दुनिया पे रह सकता है, इसलिए 16 का 2 नंबर राइट आंसर है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हल के अनुसार निम्न के अभाव में चालक अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। हल ने किसके अभाव में जो है चालक या अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, वो आवश्यकता शब्द को बताया था। आवश्यकता के अभाव में चालक या अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। जब तक हम लोग को आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम लोग क्यों अधिगम करेंगे, क्यों सीखेंगे कोई चीज़ के बारे में। तो 17 का राइट आंसर 3 नंबर होगा। आगे चलते 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हल ने कितने स्वयं सिद्ध मान्यताओं और प्रमेयों का प्रतिपादन किए थे। तो ये क्वेश्चन मतलब कि इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने डायग्राम में नहीं बताया है, तो इसको देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। 17 स्वयं सिद्ध मान्यताएँ दिए हैं और 133 प्रमेय का प्रतिपादन किए थे हल ने। तो राइट आंसर 2 नंबर होगा 18 का। अब आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकता पर बल देता है। तो पाठ्यक्रम बनाते समय जो आवश्यकता शब्द है विद्यार्थी की आवश्यकता पर बल देता है, वो है हल का पुनर्बलन का सिद्धांत की बच्चे को क्या क्या आवश्यकता है उसके आधार पे हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं। तो ये किनके सिद्धांत पर आधारित है, तो हल के पुनर्बलन का सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए 19 का 2 नंबर राइट आंसर होगा। अब 20वां क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन। सतत अधिगम का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो सतत अधिगम का सिद्धांत जो है हमारे हल द्वारा दिया गया है, इसलिए 20 का 2 नंबर राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। यदि पसंद आए तो लाइक कर ले, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आप देख सके, और नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिले।
मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।